मैं श्रीमती प्रतिभा वाजपेयी, सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान, शासकीय विलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर। आज मैं आप लोगों को बीएससी पार्ट 2 के लाइफ स्पैन डेवलपमेंट पेपर की 3rd यूनिट के अंतर्गत आने वाले ओल्ड एज या वृद्धावस्था के विषय में आपसे चर्चा करूंगी। ओल्ड एज से हमारा तात्पर्य जो 60 वर्ष की आयु के बाद, जो 60 वर्ष से लेकर जब तक मृत्यु पर्यंत तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक होने वाला जो समय है उसे हम ओल्ड एज कहते हैं। और ओल्ड एज ये अधिकतर इसकी अवधारणा पुराने लोग, बुज़ुर्ग लोग या सीनियर सिटीज़न, इस प्रकार की चीज़ों के द्वारा हम उन्हें डिफ़ाइन करते हैं। साथ ही साथ ऐसा देखा गया है या ऐसा हम मानते हैं कि जो ओल्ड एज में आने वाले जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार की समस्याएं या शारीरिक समस्याएं जो हैं वो आने लग जाती हैं, वे अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, इस प्रकार की चीज़ें। साथ ही साथ ओल्ड एज को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, जैसे यंग ओल्ड 55 से 65 वर्ष की आयु, मिडिल ओल्ड 65 से 85 वर्ष की आयु, और ओल्ड जो कि 85 वर्ष से अबव उम्र के जो लोग हैं उनको हम इसके अंतर्गत लेते हैं। अब जो भी ओल्ड व्यक्ति हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे कि वो ओल्ड है? उनमें कुछ फिजिकल और शारीरिक और मानसिक लक्षण जो हैं वो देखने को मिलते हैं, और उन लक्षणों के या उनके साइन के अनुसार हम उन्हें बता सकते हैं या ये लक्षण जो है उनमें सामान्यतः सम्मिलित होते हैं। सबसे पहला आता है ओल्ड एज में जो बोन्स हैं वो क्या होती हैं, पतली हो जाती हैं और श्रिंकेज हो जाती है, जिसकी वजह से 85 की एज के बाद अधिकतर हम ये देखते हैं कि जो ओल्ड पर्सन्स हैं उनका लंबाई जो है वो 2 इंच करीब कम हो जाती है। तो इस प्रकार का लक्षण जो है उनमें देखने को मिलता है। दूसरा है क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ से हमारा तात्पर्य गठिया, अस्थमा, वात, इसके अलावा हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इस प्रकार के जो दीर्घकालीन रोग हैं उन रोगों से अधिकतर लोग जो है वो पीड़ित रहते हैं और उन्हें ठीक होने की संभावना कम होती है। अगला है, नेक्स्ट है क्रॉनिक म्यूकस हाइपर सिक्रीशन। अधिकतर हम ये देखते हैं कि जो ओल्ड एज के लोग हैं उन लोगों में खांसी और बलगम की शिकायत अधिकतर होती है, उनको खांसी आती है जिसके कारण उनमें समस्याएं अधिक होती हैं। डेंटल प्रॉब्लम्स इस एज में अधिकतर, क्योंकि दांत गिर जाते हैं और दांतों के गिर जाने की वजह से उन्हें ठीक से दिखाई, उनके दांत गिर जाने से उनमें दांतों में इन्फेक्शन होने की संभावनाएं अधिक होती हैं और वो खाना खाना, चबाना या विभिन्न चीज़ें जो हैं उसमें भी उनको समस्याएँ आती हैं। पाचन तंत्र जो है या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी होती हैं, इनकी पाचन क्षमता कम हो जाती है, भोजन करने में उन्हें कठिनाई होती है, चबा नहीं पाते हैं, पाचन ठीक से नहीं हो पाता है, उसका सिक्रीशन ठीक से नहीं होता है, इसलिए इस प्रकार की अधिकतर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ओल्ड एज में लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके बाद अगला आता है आवश्यक कंपन जो है, एसेंशियल ट्रिमर। अधिकतर हम ये देखते हैं कि ओल्ड पर्सन्स जो हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शरीर में उनके कंपन होता रहता है और उस कंपन की वजह से या ट्रिमर की वजह से वो काम करने में उन्हें तकलीफ होती है। अगला है आई साइट। अधिकतर इन जो ओल्ड पर्सन्स हैं उनकी आँखों की ज्योति जो है वो कमज़ोर हो जाती है, दूर का भी और पास का, दोनों चीज़ें उनको ठीक से दिखाई नहीं देती हैं। और अधिकतर हम ये देखते हैं कि 60 ईयर्स की एज के बाद लोगों में अधिकतर जो मोतियाबिंद है उसकी शिकायत उन लोगों में अधिकतर देखने को मिलती है। इसके अलावा ओल्ड एज के लोगों में जो इंजरीज़ है, यदि वो गिर जाते हैं तो उनको चोट लगने की संभावनाएं भी अधिक होती हैं। किसी भी प्रकार की यदि वो गिर गए तो चोट जो है वो आसानी से ठीक नहीं होती है, उसको ठीक होने में समय लगता है। गेट चेंज। अधिकतर ऐसे लोगों की जो चाल है वो परिवर्तित हो जाती है। ये माना जाता है कि ओल्ड एज के जो लोग हैं उन ओल्ड एज में आने के बाद व्यक्ति की चाल बदल जाती है, जैसा वो पहले चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन, अधिकतर लोग झुकने कर चलने लगते हैं और उनकी चाल जो है वो बदल जाती है। उसके बाद अगला आता है हेयर, और अधिकतर उनके जो बाल हैं वो भूरे हो जाते हैं, उनकी बालों की चमक चली जाती है और वो जो पतले हो जाते हैं, जैसे पहले मोटे थे उनसे वो और अधिक पतले हो जाते हैं। इसके बाद अगला है हियरिंग प्रॉब्लम। इन लोगों को अधिकतर हम देखते हैं कि सुनाई देने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। पुरुषों में 48% और महिलाओं में 37% महिलाएं ऐसी हैं जिनको ठीक से सुनाई नहीं देता है, उनको किसी प्रकार के हियरिंग एपरेटस लगाने की आवश्यकता पड़ती है। हार्ट कैन बी लेस एफिशिएंट। जो हृदय है वो भी उतना अधिक एफिशिएंट नहीं रह पाता है, जिसके कारण से अधिकतर लोगों में एथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी देखने को मिलती है। अगला आता है
लेस एफिशिएंट इम्यून सिस्टम। अधिकतर हम ये देखते हैं कि इस एज में आने के बाद जो ओल्ड एज के लोग हैं उनका जो इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है या इम्यून सिस्टम उतना काम करना बंद कर देता है। जैसे आज हम देखते हैं कि कोरोना में कहा जाता है कि 65 से अबव एज के जो लोग हैं वो बाहर ना निकलें। उसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी क्षमता जो है वो उतनी अधिक नहीं है, जिसके कारण से वो यदि बाहर जाएंगे तो उनको बहुत जल्दी वो बीमारी लग सकती है। नेक्स्ट आता है कि जो लंग्स हैं उनमें जो उनकी फैलने और सिकुड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जितनी मात्रा में उन्हें ऑक्सीजन मिलना चाहिए या ऑक्सीजन इनहेल करना चाहिए वो उतनी अधिक नहीं कर पाते। मोबिलिटी इम्पेयरमेंट, उनका जो गतिशीलता है वो धीरे धीरे क्या होती है में कमी आ जाती है। वो उतना अधिक चलना फिरना, यहाँ वहाँ जाना आना जो क्रियाएँ हैं वो भी उनकी कम होने लग जाती हैं या वो उतनी अधिक नहीं रह जाती हैं। अगला है पेन इफ़ेक्ट्स। यदि मान लीजिए अधिकतर लोगों में हम ये देखते हैं कि उनको दर्द जो सहने की क्षमता है वो उनकी कम हो जाती है। साथ ही साथ अधिकतर गठिया वगैरह होने के कारण उनके हाथों पैरों में जोड़ों में शरीर में दर्द होता है और अधिकतर समय उनका जो है वो नर्सिंग होम में व्यतीत होता है। अगला आता है वुंड्स। यदि मान लीजिए किसी प्रकार के घाव या चोट या इंजरी हो जाती है तो उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, सामान्य से कई ज़्यादा दिन। जैसे मान लीजिए सामान्य व्यक्ति का 1 हफ्ते में इंजरी होने पर ठीक हो जाती है, पर इस समय में ऐसा नहीं होता है। स्लीप प्रॉब्लम, अधिकतर हम ये देखते हैं कि ओल्ड एज के लोगों को सोने की भी समस्याएं देखने को मिलती हैं। वो जल्दी जो है वो उनको नींद नहीं आती है, काफ़ी लंबे समय तक वो जागते रहते हैं, रात भर कहेंगे सुबह हमें तो रात भर नींद ही नहीं आई, हम सो ही नहीं पाए। तो इस प्रकार की समस्याएं भी उनमें देखने को मिलती हैं। टेस्ट बड्स डिस्टिंग्विश, उनकी जो स्वाद की ग्रंथियां हैं या टेस्ट बड्स हैं वो भी काम करना कम कर देती है, जिसके कारण उन्हें स्वाद का भी ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं हो पाता है। इसके अलावा उनको प्यास की भी समस्या होती है, प्यास कम लगती है, जिसके कारण से 85 की एज के बाद लोग जो हैं वो पानी पीना या पानी जो है वो बहुत कम मात्रा में पीते हैं। धारणा कम हो जाती है और पानी का अधिकतर 41% जो है वो पर्याप्त मात्रा में पानी जितना उनको लेना चाहिए वो नहीं लेते। इसके अलावा है यूरिनरी, जो उनको कंट्रोल है वो कंट्रोल भी उनका कम हो जाता है और ठीक तरह से वो अपने उसको कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ बुढ़ापा आने पर उनकी आवाज़ में भी जो कंपन है या वाइब्रेशन जो है वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम जो भी व्यक्ति है वो आवाज़ ठीक से जो बोलना है या जो बात करनी है वो ठीक प्रकार से नहीं करते। तो ये सारे शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ मानसिक लक्षण भी व्यक्ति में दिखाई देते हैं और इन लक्षणों के कारण हम ये बता सकते हैं कि कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। उसमें सबसे पहला है डिप्रेस्ड मूड। अधिकतर व्यक्ति जो है अवसाद के मूड में रहता है, उसको ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें या जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो उतना अधिक उसको करने की उसमें क्षमता नहीं होती और तनाव की स्थिति को ज़्यादा वो अपनी झेल नहीं पाता है। इस प्रकार से उसको अधिकतर इसकी शिकायत होती है। साथ ही साथ उसको ऐसा उसको लगता है फियर ऑफ क्राइम इन ओल्ड एज, उसको ऐसा लगता है कि दूसरे लोगों से किसी प्रकार की हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो अधिकतर इस प्रकार के कार्यों के लिए ओल्ड एज में आने के बाद वो उनसे डरने लगता है, उससे दूर भागने लग जाता है। इसके अलावा मेंटल डिसऑर्डर्स अबाउट 15%, जो अधिकतर 60 एज के बाद के 15% लोग हैं उनमें कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर जो है वो देखने को मिलता है और वो हमेशा उसी स्थिति में रह जाते हैं। इंक्रीज फियर ऑफ हेल्थ लॉस, अपने शारीरिक के जो उनकी शारीरिक गिरावट हो रही है उस गिरावट की वजह से भी उनमें एक जो डर है वो लगातार बढ़ता चला जाता है और वो उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। इसके साथ साथ अगला है कि उनमें जो मोस्ट अधिकतर पीपल जो है वो एडॉप्टिव बिहेवियर जो उनका होता है, व्यक्ति जो है वो समाज में जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें वो अडॉप्ट करता है, पर इस समय में आकर के उनका जो एडॉप्टिव बिहेवियर है वो धीरे धीरे क्या होता है कम होने लग जाता है, वो ठीक से नहीं कर पाते। फिर रिड्यूस्ड मेंटल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़, तो ओल्ड एज के जो लोग हैं वो उनकी शारीरिक मानसिक और जो कॉग्निटिव या कहना चाहिए संज्ञानात्मक जो क्षमताएं हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं कम होने लगती हैं। साथ ही साथ a set of one's way described a mind set of old age, ओल्ड एज के जो लोग हैं वो उनका जो माइंड सेट है जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं वो वैसे ही करते चले जाते हैं, उस माइंड सेट में वो परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि इसमें हमें परिवर्तन करना संभव नहीं है।
तो इस प्रकार के ये सारे लक्षण जो हैं वो मानसिक और शारीरिक लक्षण या साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो हमें ओल्ड एज के लोगों में देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड एज या किशोरावस्था की विशेषताएं। अब किशोरावस्था की विशेषताओं में पहला है ओल्ड एज इज़ ए पीरियड ऑफ डिक्लाइन। हम ये देखते हैं कि वृद्धावस्था है वो लगातार डिक्लाइन की अवस्था है। जो व्यक्ति है वो लगातार उसमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से वो धीरे धीरे क्या होता है, नीचे की ओर चला जाता है या वो कुछ कार्य करने में उतना सक्षम नहीं हो पाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ओल्ड एज जो है वो लगातार हाश की अवस्था है, उसमें उसकी पाचन क्षमता, हर चीज़ में कमी आ रही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पा रहा है, चीज़ें नहीं ले पा रहा है, तो हर चीज़ में क्योंकि वो कमी होती जा रही है, इसलिए ओल्ड एज को डिक्लाइन का पीरियड भी या हाश का पीरियड भी कहा जाता है। अगला है देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द इफेक्ट ऑफ एजिंग। हम जो इफ़ेक्ट ऑफ एजिंग, ओल्ड एज आने पर जो व्यक्ति मान लीजिए किसी भी प्रकार का ओल्ड एज सब में आएगी, पर फिर भी उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों में ओल्ड एज जल्दी आती है, कुछ लोगों में ओल्ड एज कम देर से आती है। पर इस ओल्ड एज के जल्दी और देर से आने के पीछे मुख्य कारण यह है कि हमारे मानसिक जो क्षमता है, उस क्षमता में हम क्या सोचते हैं, किस प्रकार से सोच रहे हैं, उसके आधार पर हमारी ओल्ड एज जो है वो डिफ़ाइन होती है या उसमें जल्दी आ रही है, देर से आ रही है। साथ ही साथ व्यक्ति अपने जीवन के बाकी काल में किस प्रकार से उसने अपना जीवन यापन किया, उसका भी प्रभाव उसके ओल्ड एज के ऊपर, जो व्यक्तिगत भिन्नता है या ओल्ड एज जल्दी आएगी या देर से आएगी, उस पर पड़ता है। और वो कितना ये मानकर चलता है कि उसकी ओल्ड एज आ गई है या नहीं आई है, इन सब चीज़ों का प्रभाव भी व्यक्ति के इस कार्य पर पड़ता है। अगला है वृद्धावस्था का अनुमान विभिन्न कसौटियों द्वारा लगाया जा सकता है। हम जैसे मान लीजिए मानकर चलते हैं जो ओल्ड एज है उसको भी हम कई क्राइटेरिया है, जिन क्राइटेरिया के आधार पर हम जज कर सकते हैं कि व्यक्ति ओल्ड एज आ गई है। अधिकतर ये कहा जाता है कि बूढ़े बारे एक बराबर होते हैं। बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको कि बच्चे करते थे, वही बुढ़ापे में आकर व्यक्ति करना शुरू कर देता है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो ओल्ड हो गया है या बड़ा हो गया है। और वो उसी व्यक्ति जो है वो प्रतिदिन काम नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ों को करने में सक्षम नहीं होते। तो इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि ओल्ड एज जो है वो अलग क्राइटेरिया है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति ओल्ड एज से पीड़ित है। इसके अलावा है देयर आर मैनी स्टीरियोटाइप्स ऑफ ओल्ड एज। ओल्ड एज के बहुत सारे रूढ़ियाँ हैं और उन रूढ़ धारणाएँ होती हैं। उन रूढ़ धारणाओं के कारण व्यक्ति ये मानकर चलते हैं कि ओल्ड एज का व्यक्ति जो है समाज में माना जाता है कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे, उनमें कार्य करने की क्षमता नहीं है। साथ ही साथ उनका चरित्र अच्छा नहीं बताया जाता। कई जगहों पर हम देखते हैं कि ओल्ड एज को उतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ओल्ड एज के लोगों के साथ समाज के द्वारा और लोगों के द्वारा की जाती हैं। साथ ही साथ अगला है वृद्धावस्था के प्रति सामाजिक अभिवृत्ति, सोशल एटीट्यूड टुवर्ड। अधिकतर जो समाज का सोशल एटीट्यूड है वो भी बहुत सारा ये है, और ये लोगों का ये मानना है कि ओल्ड एज का जो व्यक्ति है वो किसी प्रकार के कार्य करने में सक्षम नहीं है। पर हमारे यहाँ भारतवर्ष में और अधिकतर उनको बेकार, नकारा, बेकाम का व्यक्ति और ये बोझ समझा जाता है। पर हमारे भारतवर्ष में इस प्रकार की स्थिति नहीं है। भारतवर्ष में लोग ओल्ड व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा सम्मान या घर का मुखिया या प्रमुख माना जाता है और उसी रूप में उनकी अनुशंसा की जाती है या उनके साथ व्यवहार किया जाता है। द एल्डरली हैव द माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ स्टेटस। जो एल्डरली लोग हैं या ओल्ड एज के जो लोग हैं उनको माइनॉरिटी का स्टेटस है, क्योंकि जो टोटल पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन में ओल्ड एज के लोगों की संख्या काफ़ी कम है। और जब ओल्ड एज के लोगों के पॉपुलेशन में संख्या कम है, इसलिए वो माइनॉरिटी ग्रुप में होने के कारण उनकी विभिन्न प्रकार की समस्याएं, उनके विभिन्न प्रकार के जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम की ओर ना तो सोसाइटी देखती है, ना समाज जो है वो उसकी ओर कार्य देखता है, जिसके कारण से उन्हें अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बाद है एजिंग रिक्वायर्स रोल चेंजेस। जो ओल्ड एज है वो ओल्ड एज कहीं ना कहीं बहुत सारी कहना चाहिए, हम ये कह सकते हैं कि वो रोल चेंज हो जाता है। पहले वो व्यक्ति घर का मुखिया था, बाद में वो घर का मुखिया नहीं है तो उसका एक भूमिका बदल गई। उसके अलावा उसको दादा दादी, बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चे उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार करते कि कहानी सुना दो, ये कर दो। मतलब उनकी जो भूमिका है टोटल परिवार में चेंज हो जाती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स बदल जाती हैं।
घर में उनको उतना अधिक मतलब उनसे ज़्यादा काम नहीं लिया जाता, शारीरिक क्षमताएं उनकी कम हो जाती हैं। तो इस तरह से उनका परिवार में जो भूमिका है उस भूमिका में भी परिवर्तन आता है और उनकी जो सक्रियता है समाज में भी उनकी जो सक्रियता है, समुदाय में जो उनकी सक्रियता है वो भी धीरे धीरे क्या होती है, कम होती चली जाती है। नेक्स्ट है पुअर एडजस्टमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्ड एज। ओल्ड एज के जो लोग हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक जो है या वो कहना चाहिए उनमें समायोजन करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे काफ़ी कम हो जाती है और वो विभिन्न चीज़ों कार्यों के लिए समायोजन करना उनके लिए बहुत अधिक कठिन होता है या वो ठीक प्रकार से अपना समायोजन समाज में लोगों के साथ करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, इसलिए उनमें ये समस्या देखने को मिलती है। लास्ट है द डिज़ायर ऑफ रिक्विजिशन इज़ वाइड स्प्रेड इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में आने के बाद क्योंकि यौन की प्राप्ति की इच्छा ओल्ड एज में लोगों को व्यापक रूप से होती है, वो ये मानकर चलते हैं कि हमारी जो ओल्ड एज है उसमें हमें फिर से यौनावस्था आ जाए और वो अपने विभिन्न कार्यों को उसके हिसाब से कर सकें, इसलिए वो इस प्रकार की स्थितियां या इस प्रकार के कार्यों को करना चाहते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ओल्ड एज के लोगों में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंटल टास्क ऑफ ओल्ड एज। डेवलपमेंटल या विकासात्मक कार्य, वृद्धावस्था के विकासात्मक कार्य। विकासात्मक कार्य में पहला है कि ये जो विकासात्मक कार्य है ये हैविंगस नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिए गए थे कि प्रत्येक अवस्था में उस अवस्था का व्यक्ति या बालक या किशोर किस प्रकार के कार्य करता है। तो इस प्रकार से ओल्ड एज के लोगों के लिए भी कुछ उन्होंने कहा कि उन कार्यों को व्यक्ति को करना सीख लेना चाहिए या उससे एडजस्ट हो जाएगा तो उसके लिए उस अवस्था में जीवन यापन करना ज़्यादा सरल और आसान होगा। पहला है एडजस्टिंग टू डिक्रीज फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ एंड हेल्थ। इस एज में व्यक्ति की जो फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो रही है और डिक्रीज फिजिकल हेल्थ और उसको क्या करना है कि साथ उसको समायोजन करना सीख लेना चाहिए। यदि वो उससे समायोजन नहीं कर पाएगा तो उसको अब यदि वो सोचता है कि मैं तो पहले 10 घंटे काम करता था, आज भी मैं 10 घंटे काम करूंगा, तो वो चीज़ संभव नहीं है। उसको अपनी इस हेल्थ की समस्या या इसलिए वो करने में जो कार्य क्षमता उसकी कम हो गई है उसके साथ उसको एडजस्ट करना सीख लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट है एडजस्टिंग टू रिटायरमेंट एंड रिड्यूस इनकम। ओल्ड एज आने पर व्यक्ति सामान्यतः जो भी वो कार्य कर रहा था उसकी जो आर्थिक क्षमताएं थी या जो अर्न कर रहा था वो उसकी अर्निंग कम हो जाती है, रिटायर हो जा रहा है, पैसे की कमी आ गई, तो उसके साथ भी उसको समायोजन करना सीख लेना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या इसलिए और आती है कि इस एज में आकर बाकी खर्चे तो कम हो जाते हैं पर हेल्थ से संबंधित खर्चे बढ़ जाते हैं, तो उसको उन खर्चों के लिए पैसा बचाना या उसके हिसाब से समायोजन करने की आवश्यकता पड़ती है। एडजस्टिंग टू डेथ ऑफ स्पाउस। अब निश्चित रूप से है कि व्यक्ति जीवन भर यदि जब तक वो मृत्यु नहीं हो रही है तो ऐसा तो नहीं है उसका जो जीवन साथी है या लाइफ पार्टनर है वो उसके साथ साथ रहता रहेगा, कभी ना कभी दोनों में से किसी एक की मृत्यु पहले होगी, एक की बाद में होगी। तो जब जो भी एक पार्टनर बच जाता है, चाहे वो स्त्री हो, पति हो या पत्नी हो, उन दोनों में से जो भी बच जाता है तो उसके बाद उसके अंदर अकेलापन, लोनलीनेस, उसको अन्य लोगों के साथ, क्योंकि जीवन भर वो अपने जीवन साथी के साथ सारी चीज़ें शेयर कर रहा था, बातें कर रहा था, सारी चीज़ें बता रहा था और आज उसके पास उन सब चीज़ों को करने के लिए दिक्कत होती है, तो उसके साथ उसको एडजस्ट करना। और इसमें भी ये देखा गया है कि पुरुषों को या जो पति हैं उनको समायोजन करने में ज़्यादा कठिनाई होती है, महिलाओं को समायोजन करने में कम कठिनाई होती है। फिर है एस्टैब्लिशिंग सेटिस्फैक्ट्री लिविंग अरेंजमेंट्स। इसके साथ ही साथ व्यक्ति को अपने जो पहले जैसे लिविंग अरेंजमेंट्स थे उसके बदले उसको अपने जो जीवन शैली या जीवन जीने के जो उसके लक्षण थे या जो भी अरेंजमेंट्स थे उन अरेंजमेंट्स में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है और उसके हिसाब से, और ऐसे कि संतोषजनक हो। ऐसा नहीं हो कि एकदम से डिक्रीज़ कर ले या बिल्कुल ही हम गरीबी में जीने लग जाए, वैसी स्थिति नहीं है, पर उसको एक जिस प्रकार की जिससे उसको सेटिस्फेक्शन हो, वो जीवन अच्छी तरह से यापन कर सके, इस प्रकार की स्थिति उसे करनी चाहिए, लिविंग अरेंजमेंट्स की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अगला है इस्टेब्लिशिंग ए एक्सपीरियल एफिलिएशन विथ मेंबर्स ऑफ अदर एज ग्रुप। उसको विभिन्न एज ग्रुप के जो लोग हैं उन लोगों के साथ समायोजन करना सीख लेना चाहिए या समायोजन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, घर में बच्चे होंगे, बेटे, बहू, नाती, पोते, और परिवार समाज में भी उसे अधिक बड़े होने का दर्जा दिया जाता है, जिसके कारण अन्य लोगों के साथ भी उसका समायोजन जो है वो आसानी से करना या किस तरह से उसको व्यवहार करना है, किस तरह से काम करने हैं समाज में, सोसाइटी में, वो सारी चीज़ें भी सीख लेना चाहिए। इसके बाद एडेप्टिव टू सोशल रोल इन द फ्लेक्सिबल वे।
उसको अपने समाज में जहाँ वो रह रहा है वहाँ पर उसको किस प्रकार से अपनी सोसाइटी के साथ उसको काम करना है, किस तरह से उसे विभिन्न समस्याओं का समाधान करना है और कैसे वो अपने कार्यों को संपादित करेगा, और जो रोल है अपनी फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा भूमिका है जिस भूमिका को वो आसानी से निर्वाह कर सकता है, उन सारी चीज़ों को वो करना शुरू कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से ओल्ड एज आने पर व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के उसके लक्षण होते हैं, उसके डेवलपमेंटल टास्क हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स आज हमने देखे। अब अगले इसमें हम उनकी शारीरिक जो विशेषताएं हैं या शारीरिक उनमें किस प्रकार से उनमें परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।